गुड मॉर्निंग बेटा। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर शुरू कर दिया था और बेटा इसमें स्टार्टिंग ही न्यूमेरिकल से होगी और इस चैप्टर का एंड भी न्यूमेरिकल से होगा। तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाता हूँ और एक दो आप एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक्स जो नेट पर अवेलेबल है उन बुक्स से आप सॉल्व करेंगे। तो अपन न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े से, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल से सारी पढ़ाई आपकी चेक हो जाएगी बेटा। तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल अपन आज करेंगे, कैलकुलेट द मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ डेंसिटी गिवन है 20% बाई मास। ठीक है बेटा। एक्वस KI, एक्वस मतलब इसका सॉल्यूशन है इज, ये है बेटा डेंसिटी दी रखी है, डेंसिटी गिवन है। तो अपन कैसे क्वेश्चंस करें, इस क्वेश्चन से सारे मोलैरिटी और सारे फॉर्मूले भी सामने आ जाएंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहला है कि न्यूमेरिकल में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहला काम होता है गिवन डाटा। और सेकेंड न्यूमेरिकल है अपन करेंगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और CCl4 में। तो मोल फ्रैक्शन निकालना आपको पता है, मोल्स बनाने पड़ते हैं और फिर अपन को क्या करना पड़ता है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। तो बहुत आसान है ये, ध्यान से पढ़ना, जिसको पढ़ना आ गया उसको न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाता है। तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप कोई जल्दबाजी नहीं करें, सबसे पहला काम है गिवन क्या क्या है। भाई आप भरते हो, आप पहले लिखते नहीं होंगे, आप डाटा तैयार कर लेते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला लिखेंगे, उसके मार्क्स मिलेंगे और फिर कैलकुलेशन है तो वन पर कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कैलकुलेशन कोई इतनी हार्ड टफ नहीं होती है। तो लेकिन ध्यान रखना है कि करें कैसे, क्वेश्चंस का मेथड के मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले गिवन है तो क्वेश्चन पढ़ता है बच्चा, कैलकुलेट, ये तो हो गया। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% बाई मास, जब परसेंटेज दिया हुआ है तो बच्चे को तीन चीजें एक साथ मिल जाएगी, 20% और ब्रैकेट में जरूर देखें मास बाई मास, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो मजा आ गया, आपको तीन चीजें मिल गई है। सबसे पहले मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट, तैयार है बच्चों, मास बाई मास ही है, वो ले लेंगे 20 ग्राम। कहां से पता चला 20%? परसेंट किस तरह निकलता है 100 पे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा रे, कि वो टोटल सॉल्यूशन का मास है। मास ऑफ सॉल्यूशन रेडी है बच्चों 100 ग्राम, क्योंकि 100 में 20 वो प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो वो 20% हो गया इसलिए। अब आपको सॉल्यूट का पता, सॉल्यूशन का पता, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन का 100 पता है, सॉल्यूट का पता है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाल देते हैं। तो 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। तो परसेंटेज दिया हुआ हो तो बहुत आसान हो गया है, तीन चीजें मिल गई। अब इफ द डेंसिटी ऑफ एक्वस KI मतलब सॉल्यूशन है और ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन रेडी है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपन को तैयार पड़ी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, कौन सा सॉल्यूशन है वो भी लिख देंगे, KI सॉल्यूशन है बेटा। और डेंसिटी कितनी गिवन है 1.202 ग्राम पर ml। तो क्या दिक्कत है रे भैया जी, अब होशियार बच्चे को पता चल गया है कि मास भी तैयार है, डेंसिटी भी तैयार है। तो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपके पास मास रेडी है, डेंसिटी तैयार है, वॉल्यूम क्यों चाहिए, मोलैरिटी किससे निकलेगी, मोलैरिटी तो मास बाई मास है, लेकिन मोलैरिटी वॉल्यूम से निकलेगी। तो वॉल्यूम निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा डेंसिटी जगह, तो V इक्वल्स टू m बाई डी, डेंसिटी और मास से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों मास कितना है 100 ग्राम, ओके, किसका, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की रेडी है, ठीक है ना, 1.202 ग्राम पर ml। होशियार बच्चे को पता है कि ml ऊपर जाएगा पर नीचे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने 100 अपॉन, क्यों अपन काटा काटी करें, लास्ट में पॉइंट हटाएं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हटाओ तो 1000 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा लो तो ये ऊपर 1000 है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ml में होगा, किस में होगा, ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा बच्चों। अब आपके जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। सबसे पहला काम है फॉर्मूला लेते हैं, और KI दे रखा है तो मोलर मास हम बोर्ड एग्जाम में दिए गिवन होता है बेटा। अब KI का मोलर मास यहाँ नहीं गिवन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में गिवन होता है। तो पोटेशियम का तो 39 और आयोडीन का 127, इसको जोड़ोगे तो आएगा आपके 166।
तो बच्चों ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन मेन जो सबसे स्मॉल है, इट इज स्मॉल एम। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखने से बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये गिवन होगा। फिर आता है मोलर मास, इसकी जरूरत पड़ती रहती है बेटा सॉल्यूट का। 1 वॉल्यूम, स्मॉल एम है तो क्या आ जाएगा, जरूरत ही नहीं वॉल्यूम की। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। तो केजी में नहीं दिया हुआ है, ग्राम में है। देखो ग्राम ग्राम है, तो ऊपर यहाँ अपन ग्राम में है, तो क्या करूंगा रे बच्चों, ऊपर 1000 लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस सारे डाटा तो तैयार है, आपको वैल्यू पुट करो और मजे करो। ये हो गया, ठीक ना, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम तैयार पड़ा है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऊपर ही निकलवा दिया आपके 166,000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, ये बड़ा 80 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे, अपने आंसर जो भी आएगा पीछे यूनिट लगा देंगे बेटा। इनके आंसर कितना आएंगे बताऊंगा। इसी तरह से एक काम हो गया, फॉर्मूला निकल गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो गई। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में काटना तो आपको आता ही है, कट जाए उतना काट दीजिए, बाकी सब ठीक हो कर लेंगे अपन। और इसके बाद में थोड़ा कैलकुलेशन तो छोटी मोटी होती है, पॉइंट्स में निकालने डेसिमल तक। और कैपिटल एम इक्वल्स टू वही फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 अपॉन क्या आ जाएगा रे, वॉल्यूम आ गया। देखिए वॉल्यूम इन लीटर होता है, लेकिन यहाँ ml में है तो यहाँ 1000 आ जाएगा। एज इट इज रख देंगे। तो क्या था, गिवन मास कितना है कि 20, मोलर मास कितना है 160, और वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम कितना था बेटा 100 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम था ना, 100 अपॉन ये था 1.0202। इसको काटा था, और ये 1000 तो ऊपर है ही है, और ये इसका 1000 जो है आप यहाँ लिख दोगे तो काफी तो क्लियर ही हो गया, काफी काम हो गया आपके। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपके। इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम भी हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके आंसर कितना आएगा वो भी बता देता हूँ। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो आपके आंसर आना चाहिए बेटा 1.5, और इसको सॉल्व करोगे तो 1.45। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5 ग्राम पर केजी वाला। ठीक है ना बेटा, ग्राम पर केजी ही आती है, ग्राम में लेकर मोलरिटी अपना 1000 ले लिया तो केजी में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से ये लीटर में ही आई है, 1000 लिया है तो ये आएगी 1.45 ml। तो आप एक डेसिमल तक भी कर सकते हो, तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो 1.5 स्मॉल m इज द आंसर। इसका आप लिखोगे 1.4 कैपिटल M आंसर। तो ये मोलैलिटी हो गई, ये तो हो गई मोलैलिटी, ये हो गई मोलैरिटी। अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। कैसे निकलता है बच्चों, आइए चलते हैं आगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो है सबको पता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, ये रेशियो होता है टोटल मोल्स। अब आपके पास तो मोल्स ही नहीं है, तो मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बच्चों पूरे चैप्टर में सॉल्यूट के गिवन मास को W2 कह देंगे और मोलर मास को M2 कह देंगे। ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये हो जाएगा, ये तो हो गया आपके W2 सॉल्यूट के लिए, और सॉल्वेंट के लिए आपके क्या हो जाएगा बेटा W1। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये वही वाला ले लो W2 अपॉन M2 तो ले लो, ठीक है ना, प्लस टोटल ये W1 अपॉन
m1। अब W1 m1 क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अपने आप फ्रैक्शन आ जाएगा। देखो मोल्स मैंने इसी में निकाल दिए, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो बहुत ही आसान तरीके से क्या आ जाएगा? गिवन मास कितना है भाई सोल्यूट का? 20। मोलर मास 166, गिवन मास 20, मोलर मास 126। और अब आपको पता ही नहीं सॉल्वेंट कौन सा, साफ साफ लिखा है एक्वस। अरे कुछ नहीं है तो पानी है। मास कितना था? 18। मोलर मास पानी का 18। वाटर का मोलर मास नहीं पता होगा तो अब गिवन नहीं है तो बच्चा क्या क्या करूं? अरे क्या करूं भाई, दिमाग कहाँ गया तेरा? दिमाग तो साथ में होगा ना, साथ में रखना पड़ता है। 18 ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी मोल फ्रैक्शन आएगा 0.00263। और इंटेलिजेंट बच्चा किसकी मोल फ्रैक्शन निकली है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकली है। सॉल्वेंट की निकालनी है तो क्या है? एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स सॉल्वेंट की निकालनी हो तो भी निकाल सकते हो। 1 माइनस एक्स सॉल्यूट रख दोगे तो 1 कितनी है? 1 माइनस 0.0263। जो भी इसमें से लेस करोगे सॉल्वेंट की भी आ गई। ये सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन आ गई। मोल ऑफ कंपोनेंट टोटल मोल्स कोई क्या कहते हैं? टोटल मोल्स का जो रेशियो होता है वो मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट किससे करते हैं? एक्स से। प्यारे बच्चों इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया जिसमें सारे आपको चेक कर लेते हैं बेटा। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना उसके 30% सॉल्यूशन में, वो भी इंडेक्स क्वेश्चन है बुक का 2.3, वो करवाता हूँ मैं आपको। बाकी आप खूब जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे वो प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट वाली बात है। तो न्यूमेरिकल से डरे नहीं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही करें, कोशिश करके डरे नहीं, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या था न्यूमेरिकल? नेक्स्ट न्यूमेरिकल था कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 30% सॉल्यूशन बाय मास कह रहा है। 30% सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन है ना, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। बाय मास कह रहा है तो फिर क्या टेंशन है तुम्हारे? मास बाय मास हो गया, ये WWF हो गया एक तरह से। WWF नहीं है ये, M/M को मास बाय मास को ये हो गया, ठीक है ना, बाय मास। और इन सॉल्यूशन को CCl4 दे देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपन निकाल देंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। मोल पहले तो यूं करो, आप कोई काम करने से पहले गिवन लिख दो। आपके पास मसाला क्या है, आपके पास खाने का मटेरियल, रॉ मटेरियल होगा तभी तो खाना बनेगा ना, वो वाली बात है। न्यूमेरिकल में इसने गिवन क्या है उसी अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 30% बाई मास है तो मजा आ गया ना बेटा। 30% बाय मास का WW लिखा हुआ हो, MM लिखा हो तो समझ जाना 30% का मतलब है 3 चीजें हैं। मास ऑफ सॉल्यूट बोलूं तो आपको क्या लिखना चाहिए? सबसे पहला काम है गिवन में क्या है? सबसे पहला मास ऑफ सॉल्यूट रेडी मिल गया भैया जी, 30 ग्राम 30 ग्राम। कहां से पता चला? यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनता है वो परसेंटेज सॉल्यूशन का होता है, वो हो गया 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता चल गया है 70 ग्राम, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आपके मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन तो मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल दो। मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे निकलते हैं? मोल्स ऑफ बेंजीन मोल कैसे निकलता है भाई? गिवन मास में किससे डिवाइड कर दो? मोलर मास से डिवाइड कर दो। गिवन मास कितना है बेंजीन का? कि 30। मोलर मास आप अच्छी तरह जानते हो बेंजीन का 6। मोलर मास नहीं देते हैं बेटा, 72 72 प्लस 6 78, ये हो गया।
ये हो गया बेंजीन की मोल्स, काटने को जरूरी नहीं अभी। इसी तरह से दूसरा कौन है, मोल्स ऑफ CCl4 ले लेते हैं। मोल्स, बाकी वाला मास क्या होगा, अब गिवन मास कहाँ है सॉल्वेंट का, आपने निकाला 70 है। मोलर मास कहाँ से लाऊं, मोलर मास CCl4 का निकाल देता हूं इधर फॉर्मूले से। ये आपको वहां दिया 12 और ये 35.5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपके 71 दूना हो गया आपके 142 प्लस 12, ये हो गया 4 5 154, तो ये 154 हो गया। बस ये मोल्स निकल जाएंगे। ये मोल्स निकल गए तो मोल फ्रैक्शन निकालने में कहाँ दिक्कत है भैया, मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन x ऑफ बेंजीन, तो मास मोल्स ऑफ बेंजीन के 30 अपॉन वही मोल्स ऑफ कंपोनेंट N2 से डिनोट, सॉल्यूट को हमेशा N2 से डिनोट किया जाएगा और इसको N1 से, N2 अपॉन N2 प्लस N1, बस N2 कितना है भाई, ये मोल्स N2 की वैल्यू क्या है 30.78, 30 अपॉन 78 प्लस 30 अपॉन 78 प्लस 70 अपॉन 154, बस बच्चों ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। मोल्स बेटा ये इसका एलसीएम वगैरह लेके कट कटा करके आ जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व करके वापस एक बार पूछेंगे। तो बच्चों ये आपके आ गया है 2.2 क्वेश्चन, 2.2 क्वेश्चन का 0.459 आंसर आएगा। और होशियार बच्चा तो एक करेगा, दूसरा x बेंजीन प्लस x CCl4 1 आएगा, तो x CCl4 निकालना है तो होशियार बच्चा तो 1 माइनस x बेंजीन कर लेगा, उसको पता है। और वो कितना आएगा, दोनों का सम 1 ही आता है, 0.0541 आ जाएगा। तो क्या बढ़िया वजह है, सिंपल सी बात है। इस तरह से क्या है बेटा, पहले न्यूमेरिकल्स में गिवन लिखिए, फॉर्मूले को लर्न कीजिए और फिर फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा लीजिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बेटा। आज नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हेडिंग क्या डालेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक। क्या मतलब है इसका कि इसमें सॉल्यूट भाई साहब कौन है, सॉलिड इन लिक्विड है तो सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट का है सॉलिड, कोई सॉलिड चीज है, और सॉल्वेंट भाई साहब की स्टेट क्या है, लिक्विड। बहुत सिंपल सी बात है, घर के अंदर अपन कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हैं, शक्कर डिसॉल्व कर रहे हैं, गुड़ को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, बस वही समझिए। अब बच्चों सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी सॉलिड को पीस करके डिसॉल्व करते हैं, जितना डिसॉल्व होना था वो हो जाए तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन। जितना खाना खाते हैं वो खा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, सैचुरेशन हो गया। तो बस सबसे पहला है आपके इसमें 3 तरह की डेफिनेशन निकल के आती है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट या दिस ऑन द बेसिस ऑफ solubility there are 3 type of solution। जानते हो जितने से कौन कौन से, एक तो होता है लैब में पूछेंगे आप प्रैक्टिकल में कि बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ, क्या करोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड। तो डिफाइन करना आना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, व्हेन द सॉल्यूट
इज मैक्सिमम डिजॉल्व इन द इस सॉल्वेंट, मैक्सिमम डिजॉल्व, जितना डिजॉल्व होना उतना डिजॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। तो बस यही है व्हेन द, तो सैचुरेटेड एक की डेफिनेशन है, उसकी अकॉर्डिंग सबकी डेफिनेशन बना लेते हैं। व्हेन solubility of solute is maximum in a solvent, then it is called saturated solution. जितना डिसॉल्व होता है, when the solubility of solute is maximum in a solvent, then it is called saturated solution. Saturated. Unsaturated, when we dissolve the solute को डिसॉल्व करते हैं तो वो होता है अनसैचुरेटेड। तो solubility is less than that maximum solubility, ठीक है बेटा। तो इस तरह से, और सुपर सैचुरेशन, when the solute is higher than its solubility, then it is called super saturated solution। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। अब आता है मेन फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, वो देखते हैं बेटा। और उसमें फैक्टर बहुत ही आसान 2 फैक्टर देखने हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। फैक्टर affecting solubility of solid in liquid। बहुत ही शानदार एक टॉपिक बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले है दोनों का नेचर, और उसमें याद रखना है स्लोगन। इसमें आप पहले तो आप फैक्टर्स कौन कौन सा वो लिख लेते हैं। सबसे पहला तो अपन लेते हैं आपके नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर कैसा उस सॉल्वेंट का। सेकंड आता है आपके टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट में और टेम्परेचर, 2 फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। दोनों में सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपको याद रखना है बेटा, एक स्लोगन याद रखना है, एग्जाम में भी लिखना है, और आपको जीवन में भी याद रखना है। लाइक डिसॉल्व लाइक क्या मतलब है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है when the nature of solute and solvent are similar, then they are interact with each other, they are mixed with each other, then they are dissolved in each other। okay, ठीक है ना। लाइक डिसॉल्व लाइक का है, तो इसमें आपको लिखना है वहां पे when nature of solute and solvent are similar, then they interact between each other and dissolve easily। बहुत आसानी से समझाओ, एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। एग्जांपल्स में बताओ मुझे कि सोडियम जो है उसको अपन पानी में क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि वो सोडियम जो है वो सॉलिड है और आयोनिक नेचर का है, नेचर सेम है उसका, और पानी का भी आयोनिक है, तो आग लग जाएगी पानी के अंदर। तो सोडियम को जब केरोसिन में डालते हैं, सोडियम जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन सोडियम को वाटर में डाल देते हैं तो ऑक्साइड बना लेता है, आग लग जाती है, आराम से डिसॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल एक एग्जांपल है कि आप नमक है, सॉल्ट है, सॉल्ट को अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्लास आपके आराम से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन इसी नमक को आप बेंजीन में डाल दो लो, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, पोलर, इसका भी नेचर कैसा है, आयोनिक, दोनों आयोनिक सेम नेचर के, तो लाइक दिस वन लाइक दोस्ती हो गई। नमक पानी में घुल जाता है आराम से, लेकिन उसी नमक को
इसी सॉल्ट को अपन बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो चौकड़ी मार दीजिए, यानी नॉट डिजोल्व। क्यों भाई? इसका नेचर कैसा है? पोलर। इसका कैसा है? नॉन पोलर। बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते। मेरे हाथ में जो पेन है इसके अंदर इंक कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें पानी नहीं डाल सकते। पानी डालने का दोस्त ही नहीं, उससे इंटरेक्ट ही नहीं होगा वो। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि नेचर सेम होना चाहिए, लाइक डिजोल्व लाइक। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये था, सेम नेचर होते हैं तो ही वो आपस में डिजोल्व होते हैं। सोडियम भी जलने वाली चीज, केरोसिन भी जलने वाली चीज, तो फिर आग लग जानी चाहिए थी ना। क्यों नहीं लगती है कि केरोसिन कैसा है? हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, सोडियम आयोनिक होता है, उसे इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए सोडियम चुपचाप बैठा रहता। अपना एरिया होना चाहिए दादागिरी करने के लिए, तो वहां चुप रहना पड़ता है सोडियम को, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। ठीक है ना? तो बस यही वाली बात है। इसी तरह से यहाँ सेकेंड फैक्टर लेते हैं टेम्परेचर। अगर मैं सिंपल कहते हैं कि कोई चीज नहीं डिजोल्व होती, तो कहते गर्म कर दो भाई, तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना? मैक्सिमम 99%। ठीक है ना? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, solubility of solid in liquid increase. When the temperature increase, solubility of solid in liquid increase. ओके, क्यों इंक्रीज होती है? बहुत पता है कि बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जनरली रिएक्शन है आपके क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक होती है, तो हम टेम्परेचर देंगे डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं। ये ली चटरले प्रिंसिपल से समझ में आता है आराम से। बट इन सम कंपाउंड, when reaction is exothermic, then by increased temperature, by increasing temperature, solubility decrease with increase in temperature, increase in temperature. एग्जाम्पल बताऊं इसका, लाइम वगैरह। अब लाइम लाते हो, लाइम को पानी में डालते हो तो एकदम गर्मी निकलती है, वो तो है कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। और आप भी टेम्परेचर दोगे तो कौन सा प्रिंसिपल है जो आपको बता देगा? ली चटरले प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू ली चटरले प्रिंसिपल ऐसे कंपाउंडों में आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इनका एग्जाम्पल कौन सा है बेटा जो गर्म करने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है? कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के कंपाउंड, कैल्शियम सल्फेट, ये जो लाइम के कंपाउंड है, इनको गर्म करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। 90% तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इनमें कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो बहुत ही आसान है। ली चटरले, कहां से क्या लिखना है इसमें? अकॉर्डिंग टू ली चटरले प्रिंसिपल, व्हेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन टेम्परेचर इंक्रीज, solubility increase. And if reaction is exothermic, then on increasing temperature solubility decrease. तो ली चटरले प्रिंसिपल का रेफरेंस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है ना? तो नोट्स में आप क्या लिखेंगे वो मैं बोल देता हूँ, वही लिखना है। When रिएक्शन क्या हो बच्चों? माइनस का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक हो तो अकॉर्डिंग टू ली चटरले प्रिंसिपल डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्यों? ज्यादा है ऑलरेडी एक्सो है तो कम कर दिया। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी हो तो। और व्हेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक यानी प्लस, रिएक्शन कैसी है रे भैया? एंडोथर्मिक यदि है, वो टेम्परेचर की जरूरत है बेचारी को, तब टेम्परेचर बढ़ाओ ना। किसी को जरूरत है जब कोई चीज दो तो उसका महत्व होता है। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप इसमें क्या लिखोगे? इंक्रीज टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज। तो यहां तो देखो आप डिक्रीज करना पड़ा, यहां इंक्रीज करना पड़ रहा है। ओके बच्चों, तो ये थे आज कुछ फैक्टर थे जो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो आज अपन इतना ही करते हैं।